हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं कॉस्ट अकाउंटिंग बुक के ही चैप्टर नंबर 13 जो कि जॉब एंड बैच पोस्टिंग उसको करवाने वाली हूँ। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है जॉब पोस्टिंग। तो फिर जॉब पोस्टिंग क्या होता है? देखो, जो जॉब पोस्टिंग है ना वो एक मेथड होता है जब हम कोस्ट को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन किसकी कोस्ट को? जब हम नॉन स्टैंडर्ड जॉब्स होती हैं ना, जो उनकी कोस्ट को जब डिटरमाइन करते हैं, उसका जो मेथड होता है उस कोस्ट को डिटरमाइन करने का, उसको बोलते हैं हम जॉब पोस्टिंग। तो जिनको नहीं पता, मेरी पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नॉन स्टैंडर्ड जॉब्स क्या होती हैं। दोबारा बता देती हूँ, नॉन स्टैंडर्ड जॉब्स वो होती हैं जिनको हम कस्टमर की स्पेसिफिकेशन, कस्टमर की डिमांड के ऊपर ऐसी जॉब्स को करते हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो ऐसी जॉब्स को हम बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड जॉब्स। तो यहाँ पे भी जॉब पोस्टिंग में हम उन जॉब्स की कोस्ट निकालते हैं, ठीक है, जो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं इन नेचर। मतलब कि वहाँ यहाँ पे हम क्या करते हैं, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम जॉब को करते हैं और उस जॉब की जब हम कोस्टिंग निकालते हैं उसके मेथड को बोलते हैं हम जॉब कोस्टिंग। तो जॉब कोस्टिंग है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज जॉब ऑर्डर कोस्टिंग, स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग, प्रोडक्शन ऑर्डर कोस्टिंग। तो अगर एग्ज़ाम में जॉब कोस्टिंग ना बोलकर वो इन सब चीज़ों के नाम लेता है तो उसका मतलब यही है कि वो जॉब पोस्टिंग के बारे में आपसे पूछ रहा है। अब ऐसा क्यों होता है कि जॉब पोस्टिंग को हमें इस तरह से अलग से पढ़ना पड़ रहा है और नॉन स्टैंडर्ड जॉब्स को ही हम इस तरह से क्यों डिटरमाइन करते हैं अलग से? क्योंकि देखो, जो जॉब पोस्टिंग होती है ना वो ऐसे प्रोडक्ट की जाती है जो नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर आप किसी इनविटेशन कार्ड छपवाने वाली शॉप पे जाते हो और वहाँ पे जाके आप चाहते हो कि भाई आपका भाई ये वाला कार्ड छपे, ठीक है, और अगर आपको दुकानदार ये बोल दे कि आप अपनी स्पेसिफिकेशन मत दो, जो दूसरे ने करवाया है ना वही आप करवा लो, तो आप ऐसा करोगे? नहीं करोगे ना। तो ऐसा ही होता है जब हम जॉब पोस्टिंग करते हैं। हम यहाँ पे उन जॉब्स को लेते हैं जिसमें कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन होती है, कस्टमर खुद एक स्पेसिफिकेशन देता है कि भाई हमें अपने काम में, हमें अपने प्रोडक्ट में ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाला एग्जांपल दे रखा है कार्ड वाला, कि अगर आप किसी इनविटेशन कार्ड वाली शॉप पे जाओगे, वहाँ पे आप जाके ये नहीं बोलोगे कि भाई मिस्टर एक्स का या मिस्टर वाई का जैसा कार्ड है वैसे ही आप मेरा छाप दो। ऐसा नहीं होगा। आपकी अपनी कुछ पर्सनल डिमांड्स होंगी, अपना आप कोई कलर्स चूज़ करोगे, कोई साइज़ चूज़ करोगे, कोई राइटिंग चूज़ करोगे, कोई लैंग्वेज चूज़ करोगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन है जॉब में। जब ऐसी ही जॉब के जब हम खर्चे को डिटरमाइन करते हैं, उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जॉब कोस्टिंग कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जॉब कोस्टिंग क्या होती है, उसको हम क्यों करते हैं, किन किन सिचुएशंस में करते हैं और इसके और क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फीचर्स, कि जॉब कोस्टिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं। इसमें से पहला आता है द प्रोडक्शन इज़ जनरली मेड अगेंस्ट द कंज्यूमर्स स्पेसिफिक ऑर्डर नॉट फॉर द स्टॉक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो जॉब पोस्टिंग है ना हमारी, ये कंज्यूमर की स्पेसिफिक ऑर्डर के ऊपर बनाया जाता है, ना कि भाई हमें स्टॉक भरना है इसीलिए ये बना रहे हैं, ठीक है। तो जॉब पोस्टिंग होती है वो हम क्यों करते हैं, कस्टमर के स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए करते हैं, ना कि हम स्टॉक इकट्ठा करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। ईच जॉब हैज़ इट्स ओन करेक्टरिस्टिक्स। हर जो जॉब होती है ना जॉब पोस्टिंग के अंदर, उसका अपना एक करेक्टरिस्टिक्स होती है, अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। थर्ड आता है इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरमिटेंट प्रोडक्शन नॉट कॉन्टीन्यूस। मतलब कि जो हमारी जॉब पोस्टिंग होती है ना वो कॉन्टीन्यूस बेसिस पे नहीं चलती कि भाई हमें कॉन्टीन्यूसली यही वाला प्रोडक्ट बनाना है, यही वाला हमने स्टॉक इकट्ठा करना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, ये इंटरमिटेंट प्रोडक्शन पे बेस होता है, ना कि ये कॉन्टीन्यूस बेसिस पे बनाया जाता है, ठीक है। ईच जॉब इज़ ट्रीटेड एज सेपरेट कोस्ट यूनिट। अब देखो, जॉब कोस्टिंग के अंदर मान लो बहुत सारी जॉब्स आती हैं, हर जो जॉब है ना उसको हम सेपरेट एक कोस्ट यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। मान लो किसी हम इनविटेशन कार्ड की शॉप पे गए, वहाँ पे दो बंदे आए, एक एक्स एक वाई, ठीक है। जो एक्स अपना ऑर्डर अलग से देगा और वाई अपना ऑर्डर अलग से देगा, तो जो वो ऑर्डर होंगे ना दोनों के, उनको हम अलग अलग ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। और जो हम उनको ट्रीट करेंगे ना दोनों के काम को, तो उसको हम बोलेंगे कोस्ट यूनिट, ठीक है। जैसे एक्स ने अपना ऑर्डर दिया, वाई ने अपना ऑर्डर दिया, तो एक्स के ऑर्डर को बोलेंगे यूनिट नंबर 1 और जो वाई का होगा उसको बोलेंगे यूनिट नंबर 2, ठीक है। और इसी यूनिट की वजह से, सेपरेट यूनिट की वजह से जितनी भी हमारी यूनिट्स बनती जाएंगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जॉब शीट को हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल जॉब के हिसाब से जो भी हमारी जॉब शीट होगी ना, जॉब कॉस्ट शीट, उसको हम प्रिपेयर करते हैं।
फिर आता है ई जॉब इज़ डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई बाय द प्रोडक्शन ऑर्डर थ्रू द प्रोडक्शन स्टेज। देखो जितने भी हमारी जॉब्स होती हैं हम उसको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर। ठीक है, जो जैसे जैसे हमें प्रोडक्शन ऑर्डर मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम इनको आइडेंटिफाई करते जाएंगे। लास्ट में आता है द फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ असरटेन्ड आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ जॉब। देखो जो हमारी ये जॉब कॉस्टिंग होती है ना, इसमें क्या होता है कि जो हम फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, लास्ट में जो हमारी पूरी प्रोडक्शन हुई है उसकी जो कॉस्ट निकालेंगे ना, वो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा काम ख़त्म होगा तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमारा कितना मटेरियल लगा है, कितना लेबर लगा है और कितना हमारा टाइम लगा है, कितने हमारे एक्सपेंसेस और खर्चे हुए हैं। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स कि जॉब पोस्टिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला आता है टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एवरी ऑर्डर एंड जॉब। इसमें क्या होता है, जॉब पोस्टिंग में हर एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अलग अलग तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, अलग अलग जॉब के अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लो अगर आपकी 10 जॉब या फिर 10 ऑर्डर है ना, तो उन 10 की 10 जॉब्स का या फिर 10 के 10 ऑर्डर की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो आप अलग अलग फाइंड आउट करोगे, जिससे आपको उनके प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाएगा। हर एक इंडिविजुअल जॉब की कितनी आपकी प्रॉफिट हुई है, कितना आपको उन पर लॉस हुआ है। फिर आता है टू हेल्प द मैनेजमेंट इन आइडेंटिफाइंग मोर प्रॉफिटेबल, लेस प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल जॉब्स। जो हमारी जॉब कॉस्टिंग है ये क्या करती है, ये हमारी मैनेजमेंट की हेल्प करती है, ताकि हमारी मैनेजमेंट को ये पता चल जाए कि जो जॉब वो कर रहे हैं क्या वो प्रॉफिटेबल है, क्या वो लेस प्रॉफिटेबल है, या फिर उसमें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। फिर आता है टू प्रोवाइड द बेस फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ सिमिलर जॉब्स अंडरटेकिंग इन फ्यूचर। ये क्या करता है, जॉब कॉस्टिंग ये आपकी हेल्प करता है ये एस्टिमेट करने में कि जो आप फ्यूचर में जॉब लेने वाले हो, जो आप फ्यूचर में सिमिलर जॉब्स लेने वाले हो, क्या उसमें आपको कोई फ़ायदा हो रहा है और आपको कौन कौन सी जॉब फ्यूचर में लेनी चाहिए। फिर आता है टू कंट्रोल ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट विद एस्टिमेटेड कॉस्ट। देखो इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे ना कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग के अंदर हम एक्चुअल को एस्टिमेटेड जो हमने निकाली और एक्चुअल जो खर्चा एक्चुअली में हुआ है, उन दोनों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेयर करके उनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, जहाँ उसका हम क्या कर सकते हैं, उसमें अपना कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है टू हेल्प द मैनेजमेंट इन प्रोवाइडिंग द बेस फॉर द वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है जब भी हम वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू करते हैं, उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं, तो उसको एक बेस प्रोवाइड करता है। फिर आता है एडवांटेजेस ऑफ द जॉब कॉस्टिंग। देखो एडवांटेजेस ऑफ द जॉब कॉस्टिंग, तो जो हमारे तो नेक्स्ट आते हैं हमारे एडवांटेजेस ऑफ जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, हमारे क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, इसमें पहला आता है हमारा डिटेल एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारी जॉब कॉस्टिंग के अंदर हम हर एक कॉस्ट को डिटेल्ड तरीके से एनालाइज करते हैं कि भाई किस में कितनी कॉस्ट आ रही है, किस डिपार्टमेंट में, ठीक है, किस फंक्शन में, किस नेचर में, और कॉस्ट में कितना हमें मटेरियल लग रहा है, कितना हमारा लेबर लग रहा है, कितनी हमारी ओवरहेड है, सबको हम यहाँ पे डिटेल तरीके से एनालाइज कर सकते हैं किसके अंदर, जॉब कॉस्टिंग के अंदर। ठीक है, फिर आता है सेकंड हमारा है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल ये क्या करता है, हमारा जॉब कॉस्टिंग ये हमारी कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स में, ये कंपेयर करता है एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड से या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट से, जो ऑटोमेटिकली हमें हेल्प करती है कि हम अपनी कॉस्ट पे कहीं ना कहीं क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। फिर आते हैं हमारे फिर आता है हमारा बजटरी कंट्रोल। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल मतलब कि ये जो जॉब कॉस्टिंग है ना, ये कहीं ना कहीं हमें बजट को कंट्रोल करने में, बजटरी कंट्रोल करने में, उसको अप्लाई करने में, ठीक है, हेल्प करती है। फिर आता है हमारे कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। देखो तो जॉब कॉस्टिंग होती है ना, वो हेल्प करती है हमें ये कंपेयर करने में कि कौन सी जॉब से हमें कितना कितना प्रॉफिट इनकर हो रहा है और कितना हमें वहाँ पे लॉस इनकर हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो किसी चीज़ में हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा या लेस प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रॉफिट्स के बीच में कंपैरिजन करके दिखाता है। फिर आता है हेल्पफुल इन प्रोडक्शन प्लानिंग।
अब देखो जो जॉब कोस्टिंग है ना, ये प्रोडक्शन की प्लानिंग करने में भी हेल्प करती है। कैसे? जॉब कोस्टिंग से पता चल जाता है हमें कि भाई इस पर्सन ने इतना इतना चीज़ का इतना इतना हमें ऑर्डर दिया है और इसकी ये डिमांड है। उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मटेरियल लगाएंगे, लेबर लगाएंगे, ओवरहेड लगाएंगे, मतलब एक्सपेंसेस लगाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जितनी भी प्रोडक्शन होगी ना उसकी हम पहले से प्री प्लानिंग कर लेंगे कि भाई इतनी प्रोडक्शन करने के लिए अब हमें इतना सामान चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। फिर आता है यूज़फुल इन कोस्ट प्लस। देखो ये क्या होता है हमारा कोस्टिंग, ये हमारी क्या होती है जॉब कोस्टिंग, ये हमें कोस्ट प्लस में भी हेल्प करती है। देखो कोस्ट प्लस वर्ड का मतलब क्या होता है, कोस्ट प्लस का मतलब होता है ये एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है, जो आप अपने कस्टमर से निकालते हो। मतलब कि आपका सेलिंग प्राइस कुछ था, जो आपने सेलिंग प्राइस से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा अपने कस्टमर से जो लिया है पैसा, उसको हम बोलते हैं कोस्ट प्लस, ठीक है। तो ये हम डायरेक्टली कभी वैसे चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करता है हमारा जॉब कोस्टिंग, इसको भी लगाने में हमारी हेल्प करता है, इसको भी अप्लाई करने में हमारी हेल्प करता है। लास्ट आता है इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव्स। जो हमारी जॉब कोस्टिंग होती है ना, इससे हमें ये पता चल जाता है कि भाई कितना हमें हमारे काम में कितना हमें डिफेक्टिव वर्क हो रहा है हमारा, कितना हम चीज़ों को स्पॉइल कर रहे हैं, कितनी हमसे गलतियाँ हो रही है, कितना हम यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे ईजिली हो जाती है। फिर आता है लिमिटेशन ऑफ जॉब कोस्टिंग। अब देखो इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है। पहली चीज़ तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ना क्लरिकल वर्क है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जो हमारे क्लर्क्स होते हैं, उनका यहाँ पे काम ज़्यादा है, तो जिस वजह से ये कहीं ना कहीं हमें क्या पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है। दूसरा आता है हिस्टोरिकल इन नेचर। जो हमारी जॉब कोस्टिंग है ये हमारी हिस्टोरिकल इन नेचर है। हिस्टोरिकल एक ऐसा वर्ड है जो मैं इतनी बार अपनी वीडियोज़ में पहले बता चुकी हूँ। ये हमारा ट्रेडिशनल जो कोस्टिंग होती है, ट्रेडिशनल जो फंक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड होता है। मतलब कि जॉब कोस्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे आप चीज़ों को तब रिकॉर्ड करते हो, तब असरटेन करते हो जब आपकी जॉब कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने से पहले आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फिर आता है डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट। इसमें क्या होता है कि हम जो जॉब कोस्टिंग है ना, इसमें ना बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स आती हैं कॉस्ट को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं एक जॉब को दूसरी जॉब से कंपेयर करने में, कि भाई एक में कॉस्ट कितनी आई है और दूसरी में कॉस्ट कितनी आई है, वहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर पाते। उसके बाद आता है इसका प्रोसीजर, कि जॉब पोस्टिंग जब हम लगाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका क्या प्रोसीजर होता है। पहला आता है हमारा एस्टिमेटिंग। देखिए जैसे हम सब जानते हैं जो जॉब ऑर्डर सिस्टम होता है, ठीक है, वो कॉन्टीन्यूज़ नहीं होता, ठीक है, वो हमें जब मिलेगा तब हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब हम जिन प्रोडक्ट्स के बीच में काम कर रहे हैं ना, वो नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होते हैं, हमें उसके लिए अलग से सेपरेट वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, हमें ना एस्टिमेशन लगाना पड़ता है पहले ही, ठीक है। हमें पहले से ही एस्टिमेशन लगाना पड़ता है कि भाई हमारा कितना लेबर होगा, कितना हमारा कॉस्ट लगेगा, कितना हमारा ओवरहेड में कितना खर्चा आएगा। तो सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से एस्टिमेट करनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर इसमें सेकंड हमारा स्टेप आता है प्लानिंग का। एक बारी हमें कोई भी ऑर्डर आ गया, उस ऑर्डर को आने के बाद हम क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कि भाई ताकि हमें कोई भी वेस्टेज फेस ना करनी पड़े, कोई भी हमारा सामान ख़राब ना हो, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा वेस्टेज ना हो हमारे मटेरियल में, हमारे मैन पावर में, हमारी मशीनरी में और हमारे अदर रिसोर्सेज में। तो ये होती है हमारी प्लानिंग। फिर आता है हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर। एक बार हमने प्लानिंग कर ली तो फिर हम अपने प्रोडक्शन ऑर्डर को इशू कर देते हैं कि भाई ये हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर आया है और इसमें हमारे जो भी कस्टमर्स हैं उन्होंने ये स्पेसिफिकेशन दी है कि हमारे ऑर्डर में हमें ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए। इसमें सारी की सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्शन को लेके, चाहे वो क्वांटिटी हो, चाहे वो यूनिट हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो डेट ऑफ कंप्लीशन हो, चाहे वो काम कब स्टार्ट होगा, ये हो, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर में आती हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर इज़ ऑल्सो नोन एज वर्क ऑर्डर। इसको हम वर्क ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको एक परफॉर्मा से भी आप समझ सकते हो। ये परफॉर्मा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको लिख के आओगे एग्ज़ाम में अपने पेपर में तो ये बहुत अच्छा कि इम्पैक्ट डालता है। देखो प्रोडक्शन ऑर्डर में कुछ नहीं है, हमारे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर दे रखा है, फिर दे रखा है कोड नंबर, फिर दे रखा है पर्टिकुलर ऑफ जॉब्स, फिर दे रखा है बिल ऑफ मटेरियल और लास्ट में दे रखा है टूल लिस्ट नंबर, ठीक है। और राइट साइड में हमें क्या दे रखा है, कंज्यूमर का रेफरेंस नंबर, ठीक है, मतलब कंज्यूमर का जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो, फिर क्वांटिटी ऑन ऑर्डर, फिर डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, फिर कब हमने स्टार्ट किया है उसकी डेट, फिर कब हमने फिनिश किया उसकी डेट आती है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे एक छोटा सा डिटेल है
इसको भी आप रन कर सकते हो। फिर आता है हमारा जॉब कोस्ट शीट। देखो जो कोस्टिंग डिपार्टमेंट होता है ना, वो हर एक काम के लिए, हर एक जॉब के लिए क्या करता है, एक डिफरेंट सेपरेट जॉब कोस्ट शीट को रेडी करता है फॉर ईच जॉब। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सारी हमारी स्पेसिफिक जॉब का स्पेसिफिक पीरियड, वो सब इसमें आती है। ठीक है, इसके बाद हमारा 5वां पॉइंट आता है, इसका भी एक परफॉर्मा दिया हुआ है, आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो कि जॉब कोस्ट शीट के जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे हमारा जॉब नंबर होगा, प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर होगा, पर्टिकुलर जॉब होगा कि कौन सा हमें जॉब करना है, क्वांटिटी होगी, और राइट साइड में ना सिर्फ नंबर होगा, कस्टमर का वही रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ कमेंस्ड मतलब कब हमने स्टार्ट किया, डेट ऑफ फिनिश मतलब कब हमने फिनिश किया, और मटेरियल कोड। इसके बाद वही है कि भाई हमारा मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, ओवरहेड कितना लगा, और लास्ट में इसकी समरी है कि भाई मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट, हर तरीके की कॉस्ट, प्रॉफिट, लॉस, सेलिंग प्राइस, हम यहाँ पे सब कुछ लिख देते हैं लास्ट में। फिर आता है हमारा अकाउंटिंग। 5th पॉइंट है अकाउंटिंग। जो हमारी जो कॉस्ट होती है ना, जो हमारी कॉस्ट होती है हर एक जॉब की, सबसे पहले तो वो डेबिटेड होती है। ठीक है, कहाँ पे, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में। ठीक है, अकाउंटिंग में क्या होता है, हमारे 5th वाले स्टेप में जो भी हमारी कॉस्ट होगी जॉब की, वो कहाँ डेबिटेड होगी, हमारी वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में। जैसे ही हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, जैसे हमारी जॉब कंप्लीट हो जाती है, तो जो ये अकाउंट है ना, ये हमारा क्रेडिट हो जाता है कहाँ पे, ठीक है, ये हमारा जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है, और जो हमारा फिनिश्ड गुड कंट्रोल अकाउंट है वो हमारा डेबिट हो जाता है इसकी कॉस्ट के साथ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जॉब कोस्टिंग के अंदर अकाउंटिंग कैसे होती है, तो आप ये छोटी सी लाइन लिख के आ सकते हो कि पहले क्या डेबिट होता है, फिर उसके क्रेडिट होने पे उसके जगह पे और क्या क्या चीज़ें डेबिट की जाती हैं। फिर आता है कंप्लीशन ऑफ जॉब। जैसे ही जॉब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट हम सबमिट करते हैं हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट में। कौन करता है इसको, प्रोडक्शन शॉप होती है जो, वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में इसकी एक जो कॉपी होती है, ठीक है, रिपोर्ट की, उसको सबमिट करती है विद अ कॉपी ऑफ कोस्टिंग डिपार्टमेंट की कॉपी के साथ। तो लास्ट स्टेप था इसका कंप्लीशन ऑफ जॉब। फिर आगे आता है इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है बैच कोस्टिंग। देखो जो बैच कोस्टिंग है ना, वो कुछ नहीं है, बस जॉब कोस्टिंग का एक ना एक्सटेंशन है, उसको थोड़ा सा खींच रखा है। जॉब कोस्टिंग में क्या था, अगर आपके पास 10 जॉब आती हैं तो हर एक जॉब को आप सेपरेट कैलकुलेट करोगे, उसका सेपरेट आप हिसाब किताब रखोगे। लेकिन बैच में क्या होता है ना, हम यहाँ पे ना बैचेस में काम करते हैं। मतलब जब हमारे पास काम क्या होता है, एक से ज़्यादा सिमिलर टाइप के काम आ जाते हैं तो हम उनको बैचेस में डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो किसी ने ये ऑर्डर दिया है कि, अच्छा इन्विटेशन कार्ड वाली अगर हम ऑर्डर की बात करें, तो किसी पर्सन ने आके ये बोल दिया कि हमें सिर्फ ऐसा कार्ड चाहिए जिसका कलर वाइट हो, जिसके सेंटर में बस लिखा हो हैप्पी बर्थडे, दैट्स इट। और मान लो वैसे ही अगर आपके पास और भी सेम टू सेम ऐसे ऑर्डर आते हैं, तो आप उनको अलग अलग क्यों बताओगे, आप उन सबको एक साथ भी तो बना सकते हो ना। तो आप उन सबको एक बैच में रख के उसके ऊपर काम करोगे, उसके ऊपर सारी कॉस्ट लगाओगे। ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है, बैच कोस्टिंग होती है। ठीक है, बैच कोस्टिंग को हम फैक्ट्री जॉब कोस्टिंग भी बोला जाता है, जहाँ पे काम हमारे लॉट्स में होते हैं या फिर हमारे बैचेस में होते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ, सेकंड पैराग्राफ में यहाँ बोल रखा है कि हर एक जो बैच होता है ना, वहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर या फिर स्पेसिफिक हमें कोड दिया जाता है हर एक कोस्ट के लिए। ठीक है, हर एक बैच में क्या होता है, स्पेसिफिक नंबर और कोड हमें प्रोवाइड किया जाता है, और हर एक जो बैच होता है ना, उसको हम एक यूनिट की तरह लेके चलते हैं। जैसे कि जॉब पोस्टिंग में क्या था, जितनी जॉब थी उतने ही हमारे यूनिट थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जितने बैच होंगे ना उतनी हमारी यूनिट होगी। फिर बैच में चाहे कितनी भी जॉब हो, कितने भी काम हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 10 बैच हैं तो मतलब हमारी 10 सेपरेट जॉब यूनिट बनेंगी। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं बैच कोस्टिंग के। जैसे कि ये मेथड है जो कोस्टिंग का, ये कहाँ पे अप्लाई होता है मेनली, जहाँ पे हमारी ड्रग्स और मेडिसिन की प्रोडक्शन हो रही होती है। रेडीमेड जो गारमेंट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, उनकी जब यहाँ पे कहीं पे प्रोडक्शन हो रही होती है तब वहाँ पे ये यूज़ होता है। शूज़ हो गए, चप्पल हो गए, इन सबको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना कि भाई शूज़ चप्पल, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखो, अगर 6 नंबर का सेम टू सेम नाइकी का जूता ब्लैक कलर में
मिल रहा है, तो ये थोड़ी ना कि उसको हम अलग अलग बताएंगे कि भाई ये हमने अलग से किया काम तो इसको अलग जॉब में डालो, ऐसा नहीं होता। वहाँ बैचेस में काम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारे एग्जांपल दे रखे हैं कि जैसे कि टीवी हो गया, वॉचेस हो गया, ठीक है। तो ये सिमिलर टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जिनको हम सेम टाइम पे बना सकते हैं, तो उसको हम जब हम बैचेस में बनाते हैं तो उसको हम बैच पोस्टिंग बोल देते हैं। तो बस ये था बैच पोस्टिंग का छोटा सा मीनिंग, उसके एग्जांपल्स, ठीक है। और बैच पोस्टिंग और क्या बोला जाता है, फैक्ट्री जॉब पोस्टिंग भी बोला जाता है। तो गाइज़ ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।